ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी जिसके सामने दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका भी मदद की गुहार लगाए खड़ा रहता है। 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर 2020 का कोविड पेंडेमिक, जब भी अमेरिका की वर्चस्वता पर सवाल खड़े हुए हैं, ब्लैक रॉक कंपनी अमेरिका के लिए वरदान बन के सामने आई है। और खाली अमेरिका ही नहीं, आज ब्लैक रॉक दुनिया भर में 10 ट्रिलियन डॉलर्स से ज्यादा के फंड्स को मैनेज करती है। ये नंबर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि इंडिया, जो आज के समय में 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ दुनिया की 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ब्लैक रॉक इससे 2.5 गुना से भी अधिक के एसेट्स मैनेज कर रही है। दुनिया की टॉप कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा आज ब्लैक रॉक द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। दोस्तों, ये कंपनी अमेरिका, यूरोप और यहाँ तक कि चीन को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। जब भी बड़े बड़े देशों को पैसों की ज़रूरत होती है तो ये देश ब्लैक रॉक के आगे हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं। ये कंपनी शैडो बैंक की तरह काम करती है। आज जो हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ने पर जो दवाई खा रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक कंपनी का कंट्रोल है। इतना ही नहीं, रशिया यूक्रेन वॉर में जब यूक्रेन की इकोनॉमी की कमर टूटी हुई थी, तब ज़ेलेंस्की ने पूरे यूक्रेन देश के फंड्स की चाबी और किसी को नहीं बल्कि सीधा ब्लैक रॉक कंपनी को थमा दी थी। इतना सब कंट्रोल करने के बाद भी अगर आपने अभी तक इस कंपनी के बारे में नहीं सुना, तो इसके पीछे ये रीज़न है कि ये कंपनी खुद सुर्खियों में रहना नहीं चाहती, ताकि इनके काले कारनामे लोगों के सामने ना आ सकें। इसलिए इन्होंने वर्ल्ड के टॉप मीडिया आउटलेट को अपने कंट्रोल में कर रखा है। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम इसी ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में जानेंगे कि कैसे इस कंपनी ने दुनिया की लगभग हर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर अपना कब्जा जमा रखा है। कैसे आज डेवलप्ड देश जब उनकी इकोनॉमी डाउन होती है तब इस कंपनी से हेल्प मांगते हैं। कैसे ये कंपनी एक रियल लाइफ इल्यूमिनाटी की तरह वर्क करती है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे ये कंपनी अमेरिका के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हायर कर फ्यूचर में उनसे अपने पक्ष में लॉज बनवाकर अमीर बनती है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक बने रहिएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्लैक रॉक एंड लैरी फिंक। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री और उनके फाउंडर की कहानी को जान लेते हैं, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि कैसे इतने कम समय में ये कंपनी फाइनेंस की दुनिया में बादशाहत हासिल कर पाई है। दोस्तों, ब्लैक रॉक कंपनी के फाउंडर लैरी फिंक है। लैरी फिंक अमेरिका की एक साधारण यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे, जिनकी रुचि फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थी। वो समझ गए थे कि पैसे की पावर पॉलिटिकल पावर से भी ज़्यादा होती है। जिसके पास पैसा होगा वो देश के नेता और सरकार को अपनी जेब में लेकर घूम सकता है। इसलिए साल 1976 में उन्होंने अमेरिका की इन्वेस्टिंग फर्म बॉस्टन फर्स्ट में बतौर सिक्योरिटी ट्रेडर काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ 8 सालों में ही वो कंपनी के एमडी पद पर प्रमोट कर दिए गए। मात्र 31 साल की उम्र में उन्होंने ये उपलब्धि अपने नाम कर ली थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट कराया था, जिसके बाद फाइनेंस की दुनिया में उनका कद काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन 1986 में उनसे कैलकुलेशन के दौरान एक छोटी सी गलती हो गई, जिससे कंपनी को $100 मिलियन का लॉस हुआ। लैरी जल्द ही कंपनी के सीईओ बनने वाले थे, लेकिन इस गलती के कारण उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लैरी को काफ़ी बुरा लगा। लैरी ने तय किया कि अब वो फिर कभी नौकरी नहीं करेंगे। इसके बाद उन्हें ब्लैकस्टोन कंपनी के फाउंडर स्टीव श्वार्ट्जमैन का साथ मिला। स्टीव समझ गए थे कि लैरी उनके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। स्टीव ने लैरी को $5 मिलियन दिए और लैरी ने 7 अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्लैकस्टोन फाइनेंस मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। एक तरह से देखा जाए तो 1988 में ब्लैक रॉक कंपनी की नींव डल चुकी थी। इस कंपनी ने तेज़ी से तरक्की की और 1994 तक ये कंपनी $53 बिलियन के एसेट्स मैनेज करने लगी थी। बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लैकस्टोन कंपनी को अपना पैसा मैनेज करने की जिम्मेदारी देने लगी थी। लेकिन 1994 में स्टीव ने खुद को कंपनी से अलग कर लिया और कंपनी में अपने 35% शेयर्स सिर्फ $240 मिलियन में बेच दिए। स्टीव इसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। उन्हें आज भी इस बात का पछतावा है, क्योंकि अगर उन्होंने वो शेयर्स नहीं बेचे होते तो आज उनकी वैल्यू $50 बिलियन से भी अधिक की हो चुकी होती। स्टीव के अलग होने से लैरी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा
और उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर ब्लैक रॉक कर लिया। ब्लैकस्टोन से ब्लैक रॉक होने पर भी इन्वेस्टर्स ने भरोसा कायम रखा। साल 1999 में ब्लैक रॉक ने $14 के प्राइस के साथ अपना पहला आईपीओ लॉन्च किया और उन्हें $900 मिलियन की फंडिंग मिली। इसके कुछ ही महीनों में कंपनी $165 बिलियन के एसेट्स मैनेज करने लगी थी। लैरी फिंक जानते थे कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपने विरोधियों को रास्ते से हटाना होगा। उन्होंने अपनी कंपीटिंग कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। साल 2006 में पहले उन्होंने मेरिल लिंच कंपनी को खरीदा और फिर 2009 में बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी टेक ओवर कर लिया। अब ब्लैक रॉक का रास्ता साफ हो चुका था और तब से लेकर आज तक कंपनी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओवरव्यू ऑफ ब्लैक रॉक। दोस्तों, ब्लैक रॉक को आज दुनिया की सबसे पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी माना जाता है, जो दुनिया के कई देशों और कंपनियों के फंड्स को मैनेज करने का काम करती है। ये कंपनी इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और स्टॉक्स को रेगुलेट करती है। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में भी ये कंपनी डील करती है। आज ब्लैक रॉक के दुनिया के 38 देशों में 89 से अधिक ऑफिस हैं और 100 से अधिक देशों में कंपनी के क्लाइंट्स मौजूद हैं। सभी कॉन्टिनेंट्स पर इस कंपनी की प्रेजेंस है। ये कंपनी आज के समय में $10 ट्रिलियन से अधिक के एसेट्स मैनेज कर रही है। दोस्तों, $10 ट्रिलियन यूएस, चीन के बाद हर देश की जीडीपी से ज्यादा पैसा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्लैक रॉक कंपनी ने इतनी बड़ी कामयाबी इतने कम समय में ऐसे ही हासिल कर ली। दरअसल इसके पीछे कंपनी द्वारा लिए गए ऐसे कई फैसले हैं जिन पर आज भी सवाल खड़े किए जाते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस इज नॉट एनी लिमिटेशन। साल 2008 और 2020 में जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, उस समय भी ब्लैक रॉक ने खूब पैसा कमाया था। साल 2008 में लेमन क्राइसिस के दौरान अमेरिका सहित दुनिया के तमाम बड़े देशों की इकोनॉमी डूब रही थी। कई कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थीं, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थीं, लेकिन उस समय ब्लैक रॉक कंपनी की इनकम में 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जो कि अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका को उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने में भी ब्लैक रॉक कंपनी का इंपॉर्टेंट रोल रहा था। सरकार ने लैरी फिंक से जब सॉल्यूशन मांगा तो उन्होंने कई बैंक्स को लोन देने का फैसला किया और गवर्नमेंट ने थोक के भाव बैंक्स को पैसे दिए, जिससे मार्केट में फिर से पैसा आ सके। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट देखने को मिला। लैरी ने अपना बिजनेस माइंड चलाया। उन्होंने उन बैंक्स को ही पैसा दिया था जिनमें उनकी कंपनी के स्टेक्स थे। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करने वाले भी लैरी फिंक ही थे। उनकी डेट सिंडिकेट पॉलिसी के कारण ही लेहमैन क्राइसिस आया था, यानी कि उनकी कंपनी ब्लैक रॉक ने बड़ी मात्रा में उन जगह पैसा लगाया जहां से पैसा वापस आने की संभावनाएं काफ़ी कम थी और नतीजा इकोनॉमिक क्राइसिस के रूप में निकला। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2008 के बाद 2020 में कोविड पैंडेमिक में दुनिया को एक और झटका लगा। उस समय भी ब्लैक रॉक ने प्रॉफिट शो किया था, साथ ही कई कंपनियों को दिवालिया होने से भी बचाया था। इसके अलावा कंपनी अपनी हायर पोस्ट पर बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हायर करती है। कंपनी का कहना है कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्हें क्षेत्र चलाने का अनुभव प्राप्त है, वो कंपनी को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके उलट है। डेटा की माने तो कंपनी भले ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हायर सैलरी देकर अपने यहाँ नौकरी पर रखती है, बट जब ये ऑफिसर्स वापस जाकर पॉलिटिक्स में जाते हैं या गवर्नमेंट बनाते हैं, तब ऐसे लॉज जानबूझकर बनवाए जाते हैं जिससे ब्लैक रॉक कंपनी को फ़ायदा हो, इन्हें टैक्स में बचत मिले। एग्जाम्पल देखें तो डीज और अडेएमओ ब्लैक रॉक कंपनी के एम्प्लॉय रह चुके हैं, जो एक समय पर बराक ओबामा की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के सदस्य रह चुके थे और यही लोग आगे बाइडेन के अंडर काम करते हैं। इवन कमाला हैरिस भी ब्लैक रॉक की एम्प्लॉय रह चुकी है, जो आज की डेट में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। इसके अलावा माइकल पायल, जो ब्लैक रॉक कंपनी की फॉर्मर ग्लोबल चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट थे, वे ब्लैक रॉक कंपनी ज्वाइन करने से पहले बराक ओबामा की गवर्नमेंट का हिस्सा थे और आज यही माइकल अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं।
अब जायज़ सी बात है अगर कोई पॉलिसी बनेगी और वो ब्लैक रॉक के पक्ष में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज अमेरिका का मोस्टली पैसा ब्लैक रॉक ही मैनेज करती है। इवन कोरोना महामारी के समय अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने एफएमए, जो ब्लैक रॉक की एक कंसल्टिंग आर्म है, उसको इमरजेंसी में अपने फंड्स को मैनेज करने का टेंडर दिया था। खास बात यह है, ये टेंडर बिना किसी बिडिंग के या बोली के ब्लैक रॉक को मिला था। ब्लैक रॉक रेगुलेट्स ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। दोस्तों, अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, उसकी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की वजह से ब्लैक रॉक कंपनी आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। असल में पेप्सी, कोका कोला, वॉलमार्ट, सिस्को, मैकडोनल्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, मास्टरकार्ड और वीज़ाकॉम जैसी सभी कंपनी में ब्लैक रॉक के स्टेक्स मौजूद है। यानी आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका फायदा ब्लैक रॉक को हो रहा है। इंडिया की भी कई कंपनियों में ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियों में ब्लैक रॉक की मेजर होल्डिंग्स है। ब्लैक रॉक की सबसे बड़ी होल्डिंग्स की बात करें तो फोर्ड कंपनी में इसके 7.25% स्टेक्स है। फेसबुक, एप्पल और जेपी मॉर्गन में 6.5% शेयर्स की हिस्सेदारी ब्लैक रॉक की है। अल्फाबेट इंक में 4.48%, डॉइचे बैंक में 4.8%, वेराइजन में 7.5% के अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एनवीडिया जैसी कंपनी में भी ब्लैक रॉक के अच्छे खासे शेयर्स मौजूद है और सभी कंपनियों में ये टॉप इन्वेस्टर्स की लिस्ट में ही मौजूद है। ब्लैक रॉक जिस भी कंपनी के शेयर खरीदती है, उसके शेयर्स में एक तेज उछाल देखने को मिलता है, यानी उस कंपनी की तो चांदी ही चांदी हो जाती है। हाल ही में अप्रैल 2024 में भारत की दो कंपनी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स और पीटीसी इंडिया लिमिटेड में 207 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे। ब्लैक रॉक के इन्वेस्ट करते ही कंपनी के शेयर्स में 11% तक का उछाल देखने को मिला था। दोस्तों, आज के समय में चाइना में भी ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। असल में यूएसए ने अपनी चाइनीज कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पर बैन लगा रखा है और कई चाइनीज कंपनीज को ब्लैक लिस्ट भी किया हुआ है। लेकिन यूएसए के ब्लैक लिस्ट करने के बावजूद आज उन कंपनियों में ब्लैक रॉक इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना की रियल एस्टेट मार्केट और म्यूचुअल फंड सेक्टर में लैरी फिंक की कंपनी का दबदबा मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में शायद चीन को भी लैरी फिंक अपनी उंगलियों पर नचाते नजर आएंगे। दोस्तों, ब्लैक रॉक वैसे तो खुद को एनवायरमेंटल एंड सोशल फ्रेंडली कंपनी बताती है, लेकिन दूसरी ओर उन कंपनियों में भी ये इन्वेस्ट करती है जो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फॉसिल फ्यूल्स के यूज को जहां बढ़ावा मिल रहा है। ऑयल एंड कॉर्पोरेशन कंपनी एक्सन मोबिल में ब्लैक रॉक की 6.7% की हिस्सेदारी है। केवल ये कंपनी आज वर्ल्ड के 2% कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा गन मैन्युफैक्चरिंग जैसे बिजनेस में भी ब्लैक रॉक ने निवेश किया हुआ है। इससे कहीं ना कहीं कंपनी का डबल स्टैंडर्ड भी देखने को मिलता है। यानी एक बात साफ है, लैरी फिंक और उनकी कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी सही काम कर रही है या नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट नेचर के लिए हार्मफुल तो नहीं है या फिर वो समाज के लिए ठीक है या नहीं। ब्लैक रॉक को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है और यही वजह है कि साल 1999 से लेकर 2020 तक इस कंपनी ने 7,539% की बेहतरीन ग्रोथ की। ब्लैक रॉक मैजिकल सॉफ्टवेयर। इसके अलावा दोस्तों, आज इस कंपनी के पास एक अलादीन का चिराग है जिसके जरिए आज ये इस ऊंचाई तक पहुंच पाई है। अलादीन के चिराग का नाम अलादीन ही है, यानी एसेट लायबिलिटी एंड डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। असल में ये कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है जो फ्यूचर प्रोग्राम के तौर पर काम करता है। इस सॉफ्टवेयर का काम रिस्क मैनेजमेंट करना है। अलादीन सॉफ्टवेयर ग्लोबल इवेंट्स और रिस्क पैरामीटर्स को मेजर करते हुए एआई के जरिए ये बताता है कि कहां पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा और कहां पर पैसा डूबने की आशंका है। दुनिया के लगभग सभी देशों और हजारों कंपनियों के डेटा को कैलकुलेट कर ये सॉफ्टवेयर अपनी रिपोर्ट देता है। 50,000 से अधिक यूजर्स इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए दे रही हैं और आज 21 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के एसेट्स सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के जरिए मैनेज किए जा रहे हैं। इसी के थ्रू जापान अपने 1.5 ट्रिलियन के पेंशन फंड को रेगुलेट करता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल्स पेरेंट फर्म अल्फाबेट, ये तीनों अमेरिका की सबसे बड़ी यूएस पब्लिक कंपनीज ब्लैक रॉक के अलादीन सिस्टम पर ही रिलाई करती है। लेकिन
दोस्तों, इस कंपनी के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपके मन में एक सवाल शायद उठ रहा होगा कि अगर ये कंपनी इतनी बड़ी और विशाल है तो इसके बारे में मीडिया में ज़्यादा खबरें क्यों नहीं आती। असल में ये भी कंपनी की अपनी एक पॉलिसी है। लैरी फिंक नहीं चाहते कि उनकी कंपनी मीडिया में ज़्यादा आए। अगर मीडिया में कंपनी की खबरें छपने लगेगी तो हर छोटे बड़े फैसले पर लोगों की नज़र रहेगी और लैरी फिंक अपने फैसले प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं और वो ऐसा करने में इसीलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि दुनिया की 90% मीडिया पर भी ब्लैक रॉक का कंट्रोल है। अधिकतर सभी बड़े मीडिया हाउस में ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया हुआ है। फॉक्स में 18%, CPS में 16% और कॉमकास्ट में 13% की हिस्सेदारी ब्लैक रॉक की है। यही वजह है कि कोई भी मीडिया हाउस ब्लैक रॉक की मर्जी के बगैर उनके बारे में कुछ नहीं छाप सकता। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक रॉक और इसके फाउंडर लैरी फिंक की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब सभी को इस बात का इंतज़ार है कि जियो ब्लैक रॉक कंपनी भारत में क्या टहलका मचाएगी। इस कंपनी में लैरी फिंक और मुकेश अंबानी दोनों ने 15-15 करोड़ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हुए। कंपनी क्या गदर मचाएगी ये तो समय के साथ पता चल जाएगा। आपके इस पर क्या व्यूज़ है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।